इस भारत देश का चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर अपने आप को सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित महसूस करता है तो वो होता है माँ का आंचल। जी हाँ, न जाने ईश्वर ने ऐसी कौन सी वरदान दी है कि कोई भी बच्चा जब रोते बिलखते अपनी माँ के गोद में जाकर बैठता है, अपनी सारी तकलीफों को भूल जाता है। लेकिन आज की कहानी में एक माँ अपने ही बच्चे के साथ एक ऐसा घिनौना खेल खेलती है। जब इसका सच्चाई लोगों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों का इंसानियत से ही भरोसा उठ जाती है। वह सच में ही आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, जरूर कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है हरदोई। इसी हरदोई जिले के एक थाना लगता है सांडी, और इसी सांडी थाने के आसपास एक गांव आता है नेकपुर, और इसी नेकपुर गांव का रहने वाला संतोष सिंह। संतोष सिंह की पत्नी का नाम होता है सरिता। संतोष सिंह के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 लड़का होता है और 1 लड़की होती है। बड़ा बेटा का नाम मोनू होता है, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष होती है। वही दूसरी बेटी रचना होती है, जिसकी उम्र होती है करीब 13 वर्ष, 9 वर्ष। यहाँ पे संतोष सिंह जो टेलर का काम करता है, कपड़े सिलता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है। इधर संतोष की पत्नी भी अपने घर में 2 दुकानें खोल रखी है, जिस दुकान से बहुत सारे पैसे भी कमाती है। अब संतोष की पत्नी सरिता अपने दुकान बड़े बेटे मोनू के साथ मिलकर चलाती है। मोनू वो पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन वही रचना अपने ही इलाके से 8वीं क्लास तक तो पढ़ाई करती है। जितनी वो पढ़ने में तेज तरार होती है, देखने में उतनी ही चंचल और खूबसूरत होती है। संतोष अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि उसका बेहतर अच्छे भविष्य बनाने के लिए उसके नाम पे 10 बीघा जमीन भी लिख देता है। संतोष अपने बच्चे को पढ़ाना लिखा करके एक अधिकारी बनाना चाहता था। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ 23 अक्टूबर 2018 की सुबह के करीब 6 बजे के आसपास की, जब नेकपुर के गांव के लोग सुबह सुबह सो करके उठते हैं। एक महिला की काफी जोर जोर से चीख पुकार सुनते हैं। जब लोग उस महिला के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि चीखने चिल्लाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि संतोष की पत्नी सरिता होती है। दरअसल सरिता के गोद में उसकी बेटी रचना का लाश पड़ा होता है। सरिता अपने बच्चे की लाश को लेकर के काफी जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। दरअसल रचना के गले से काफी अधिक मात्रा में खून निकल रहा था। लोग जब इसके बारे में सरिता से पूछताछ करते हैं तो सरिता बताती है कि मेरी बच्ची को कैंसर का बीमारी था, शायद कैंसर रात के समय फट गया है, जिसके कारण से मेरी बच्ची का डेथ हो गया है। लेकिन लोगों को सरिता के बातों पे बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है, इसीलिए इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे दी जाती है। इधर पुलिस वालों को जैसे इस तरह की सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ सरिता के घर पे चली जाती है और सबसे पहले रचना की लाश को चेक करती है। अब रचना के गले के निशान देख करके पुलिस साफ इस बात से अंदाजा लगा लेती है कि रचना की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी किसी तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस जब इस बारे में सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता बताती है कि साहब, पूरा परिवार रात के समय एक साथ ही खाना वाना खाया था। मैं तीनों बच्चों को लेकर के बाहर दुकान में सो गई थी, मेरी बेटी अंदर कमरे में सोने के लिए चली गई थी। अब इस पूरे कहानी में एक बात आपको स्पष्ट कर दे, सरिता के पति संतोष का 3 साल पहले ही मौत हो गई थी। सरिता जैसे इस तरह की बातें बताती है, पुलिस उस कमरे के भीतर जाती है जिस कमरे के बेड के ऊपर रचना की लाश पड़ी होती है। लेकिन पुलिस जब कमरे के भीतर जाती है तो वहां देखती है कि कमरे के भीतर जितना कुछ भी सामान होता है सब के सब अपने जगह पे ही ठीक वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन रचना का मोबाइल मौजूद नहीं होता है। रचना जो एक स्मार्टफोन चलाती थी पहले से ही, रचना के फोन के बारे में जब पुलिस पूछती है तो सरिता बताती है कि मैं भी उसके मोबाइल हर जगह खोज चुकी हूँ, लेकिन रचना का मोबाइल ही नहीं मिल पा रहा। पुलिस सबसे पहले रचना की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर वहीं सरिता के कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अब पुलिस जब इस घटनास्थल की काफी बारीकी से मुआयना करते थे, इससे साफ पता चल जाता है कि रचना का जिसने भी हत्या किया है जरूर उसका कोई नजदीक सगा ही रहने वाला है। पुलिस केस की पूरी तहकीकात करने के बाद सरिता के घर पे पहुंचती है। अब सरिता से जब वो घर पे जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है सरिता के घर में जाने का केवल एक ही रास्ता होता है। इस बारे में जब पुलिस जब सरिता से पूछताछ करते है, सरिता बताती है साहब, रात के समय दरवाजा भी बंद होता है, कोई भी दरवाजे से अंदर एंट्री नहीं किया है।
जैसे इस तरह की बातें कहती है, पुलिस को कहीं ना कहीं सरिता के ऊपर ही गहरा शक हो जाता है। लेकिन शक के आधार पर पुलिस सरिता को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने नहीं ले जा सकती थी, इसलिए सच्चाई जानने के लिए गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगती है। पुलिस जब सरिता के बारे में गांव के आसपास के रहने वाले लोग से पूछताछ करती है, तो पुलिस वालों को एक ऐसा खबर मिलता है कि पुलिस उसी के आधार पर 29 अक्टूबर 2018 को सरिता को अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है और फिर ले जाकर के थाने में वो चली जाती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जब सरिता से उसकी बेटी रचना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, अब सरिता भी पुलिस वाले के सामने का ज्यादा देर तक वो नहीं टिक पाती है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सरिता जब हत्या की पूरी कहानी बताती है, तो सच में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हो जाती है घटना से ठीक करीब 3 वर्ष पहले। संतोष, जो कि कपड़े सिलता था, दिखने में काफी सीधा साधा भी होता है। संतोष अपने परिवार से काफी बेइंतहा प्यार करता है। इधर उसकी पत्नी का 4 बच्चे हो जाने के बावजूद भी सरिता की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती। अब सरिता अक्सर जो है बन सवर करके ही नहीं रहा करती, बल्कि गैर लोगों से भी काफी बातचीत करती, लेकिन वो संतोष को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। संतोष जो अपनी पत्नी को काफी समझाने बुझाने का प्रयास करता, लेकिन सरिता अपने पति की एक बात भी नहीं मानती। अब संतोष के ही गांव के रहने वाला सर्वेश होता है। सर्वेश जिसकी उम्र होती है करीब करीब 25 वर्ष, जो कंवारा होता है। संतोष और सर्वेश के बीच में काफी गहरी दोस्ती भी होती है। दोनों अक्सर एक साथ बैठ करके ही शराब वगैरह भी पीते थे। एक दिन संतोष सर्वेश को लेकर के अपने घर पे पहुंच जाता है और दोनों एक साथ बैठ करके घर के भीतर ही शराब पीते हैं। लेकिन वही सर्वेश जब पहली बार संतोष के घर पे जाता है, जब उसकी पत्नी सरिता को वहां देखता है, तो सरिता की खूबसूरती को देख उसके तरफ वो निगाहें भर देखते रहता है। उसके बाद सर्वेश अक्सर संतोष के घर पे जाना शुरू कर देता है। लेकिन वही जब भी संतोष के घर पे जाता है सर्वेश, तो उसकी पत्नी सरिता की तरफ काफी अजीब तरीके से देखता था। दरअसल सर्वेश को कहीं ना कहीं सरिता पसंद आ जाती है। इधर सरिता का भी वही हाल होता है। कमोबेश सरिता भी सर्वेश को कमोबेश पसंद करने लगती है। जैसे ही कुछ महीने का समय दोनों के बीच बीतता है, आखिरकार न चाहते हुए सर्वेश और सरिता के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाता है। दोनों के बीच में जब पहली बार अवैध संबंध बनता है, उस दिन 2 रिश्ते टूट जाते हैं, 2 परिवार टूटते हैं। सरिता अपने पति को भी धोखा देती है, तो वहीं पे सर्वेश अपने दोस्त के साथ दगाबाजी कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार एक दिन संतोष की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। जब संतोष इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, इस वजह से सरिता के जीवन में भी कोई फर्क नहीं होता। कुछ दिन अपने पति के गम में तो सरिता रहती है, लेकिन उसके बाद से सर्वेश को अपने घर पे ही नहीं बार बार बुलाती, बल्कि उसके साथ बाहर भी घूमना फिरना वो शुरू कर देती है। आए दिन वो बाजार जाना, इधर उधर जाना, क्योंकि सरिता को कोई रोकने ठोकने वाला नहीं होता है। जैसे कुछ साल का समय बीतता है, एक दिन सर्वेश का एक बड़ा भाई अभिमन्यु की नजर सरिता पे पड़ जाती है। दरअसल दोनों का प्यार इस प्रकार से परवान चढ़ चुका था कि दोनों के बारे में आसपास के लोग भी काफी जानने लगे थे। अभिमन्यु को भी सरिता के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुका था। अभिमन्यु बेहतर तरीके से इस बात पता था उसके कि उसी के भाई के साथ सरिता का अवैध संबंध चल रहा है। इसके बावजूद भी अभिमन्यु सरिता के पीछे घूमने लगता है। जाकर के एक दिन सरिता से अपने दिल की बात भी वो कह देता है। अब जैसे ही अपने दिल की बात वो कहता है, सरिता अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें ये बात पता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ रहती हूँ। इसके ऊपर अभिमन्यु सरिता को समझाते बुझाते हुए बोलता है कि तो फिर क्या हुआ, तुमने उससे कोई शादी किया, अगर मेरे साथ भी कुछ समय बिता लोगे तो फिर तुम्हारा क्या बीत जाएगा, बदले में मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा कर दूंगा। अब सरिता भी लालच में पड़ जाती है और फिर अभिमन्यु के साथ में दैहिक संबंध बना लेती है। उसके बाद से जाकर के सरिता और सर्वेश उसका भाई दोनों के बाद साथ में अवैध संबंध बनने लगता है। लेकिन इस बात की भनक जो है सरिता के सारे बच्चों को पता चल जाती है। लेकिन सरिता जो है किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को अपने काबू में कर लेती है। लेकिन वही इस बात की जानकारी जब उसकी बेटी रचना को जब पता चलता है, तो रचना इस बात पे काफी गुस्से में आ जाती है। अपनी माँ को कई बार समझाने बुझाने की भी प्रयास करती है, लेकिन रचना जब भी अपनी माँ को रोक टोक करती है, सरिता को काफी बुरा लगता है। अब 22 अक्टूबर 2018 के दिन हर रोज की तरह रात के समय अभिमन्यु सरिता से मुलाकात करने उसके घर पे आता है। उस समय सरिता अपने बच्चों को खाना वाना खिला करके
घर में सुला चुकी थी। रात के समय जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसी समय रचना की नींद खुल जाती है और फिर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है रचना। जैसे इस तरह का नजारा रचना देखती है, अपनी माँ को धमकी देते हुए रचना बोलती है कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। दरअसल रचना जो है जोर जोर से काफी चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि रचना की आवाज घर से बाहर निकल पाती, सरिता जो है अपनी बच्ची का मुंह दबा देती है। फिर भी रचना की आवाज सुनकर के उसका बड़ा भाई जो है मोनू उठ जाता है और वो भी आकर के सारा नजारा देख लेता है। इधर सरिता इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अब अपनी झंझट को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को हटाने के लिए तैयार हो जाती है। अपने बेटे मोनू की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि रचना का दोनों पैर तुम पकड़ लो। मोनू भी रचना का दोनों पैर पकड़ लेता है, लेकिन वहीं पे साथ ही साथ सरिता अभिमन्यु को इशारा देती है कि किचन के भीतर एक चाकू पड़ा हुआ है, तुम लेकर के आ जाओ। अब अभिमन्यु जब किचन से वो चाकू उठा के लाता है, सरिता उससे बताती है कि रचना के गले के ऊपर रेत दो। अभिमन्यु भी बिना कुछ सोचे समझे तेज धारदार चाकू जो है रचना के गले पे रेत देता है, जिसके कारण से रचना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से सरिता जो है अभिमन्यु को घर पे भेज देती है और अपनी बच्ची को लाश को उठाकर बेड पे ले जाकर के लिटा देती है और पूरी रात सुबह होने का इंतजार में जुट जाती है। जैसे ही सुबह का समय होता है, सरिता अपनी बेटी की लाश को उठा करके बाहर लेकर के आ जाती है और उसको अपनी गोद में लेकर के बाहर बैठ जाती है। काफी जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देती है। अब रोना धोना सुन करके आसपास के लोग जब वहां पे इकट्ठा होते हैं तो गाँव वालों के लोगों से झूठ बोलते हुए बताती है कि मेरी बच्ची को कैंसर की घातक बीमारी थी, शायद कैंसर उसे फट गया है, जिसके कारण से मेरी बच्ची की डेथ हो गई है। सच में सरिता जब पूरी कहानी पुलिस वालों को खुद अपनी जुबानी बताती है, पुलिस सरिता के ही कहने पर अभिमन्यु और उसके बेटे मोनू इन दोनों को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने लाती है। फिलहाल पुलिस वालों उन समय इन तीनों आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन तीनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, ना ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।